मंत्री अब्बास अरागची का बयान आ गया है। मौजूदा स्थितियों को लेकर के ईरान की ओर से औपचारिक बयान, युद्ध से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे अमेरिका और इजराइल। अरागची ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं युद्ध से कुछ नहीं होगा, आइए बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकल सकता है। संदीप, इसी पल का इंतजार तो अमेरिका था और आज सुबह जब राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा था वो कह तो रहे थे कुछ लोग बात करना चाहते हैं। क्या वो विदेश मंत्री की ओर इशारा था? बिल्कुल आशुतोष, और ईरान जो है ये चाहता है कि वो जो भी बातचीत करे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, और उन्होंने पिछले 48 आवर्स में उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी जो क्या क्षमता है, पूरे वेस्ट एशिया को अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईरान जो है अभी इट इज नाउ स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो यूएस को कहती है कि अगर हम चाहते हैं तो हम कई और इस तरह के अटैक्स कैरी आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको बातचीत करना है तो यही मौका है, यही सही मौका है। इसको एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ रैंप। तो ये हो सकता है, संभवतः ये एक ऑफ रैंप है। तो आईआरजीसी बात मान लेगा उनकी? अगर आईआरजीसी में बगावत है, वो कह रहे हैं कि खामनेई की विरासत जो वो लेकर के गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या अरागची के बयान को पूरा ईरान या पूरी ईरान की सेना महत्व देगी? मुझे लगता है मोर और लेस जो ईरान है, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड लाइन फैक्शन, जो आईआरजीसी जो एक हार्ड लाइन फैक्शन है, देयर इज मोर और लेस एक तरह की कंटिन्यूटी है ईरान में। ऐसा नहीं है कि खामेनी के मौत के बाद मतलब पूरी कोलैप्स हो गई वहां पर। वो वहां एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है। और अरागची जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल शख्स हैं, और इनकी बातों को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये बातचीत का रास्ता है। इतना समय क्यों लगा है? ये मन में जरूर आएगा कि ये तो उन्हें पहले भी पता था, बातचीत जिनेवा में बातचीत तो हुई थी, उसके बाद हमला हो जाता है, लेकिन आपने जवाबी कार्रवाई अब साइप्रस तक पहुंचा दिया है। ये वक्त क्यों लगा? क्या वो ईरान को एहसास हो रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है? ईरान को कभी लगा नहीं कि उनकी सुप्रीम लीडर जो पहले 24 घंटे में वो उनको असैसिनेट किया जाएगा, और इतने सारे 30 या 40 लीडर्स असैसिनेट किए जाएंगे, और उन पे काफी हमले हुए हैं। इस तरह की एयर स्ट्राइक्स हमने शायद ही 21वीं सदी में देखा होगी कि इतने 300 जहाज एयरक्राफ्ट 600-800 ठिकानों पे एक साथ अटैक कर रहे हैं। इस तरह के एयर स्ट्राइक्स किसी देश पे हुए नहीं आज तक। तो संभवतः ईरान पे भी बहुत प्रेशर है। उनको लगता है अभी जो उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट फोकस जो है वो है रेजिम सर्वाइवल। किसी तरह से इस रेजिम को प्रोटेक्ट किया जाए। हो सकता है वो जो टॉक्स में वो नहीं मानने को तैयार रहते कि यानी कि जो न्यूक्लियर एनरिच फ्यूल है, यूएस ने उनको कहा कि ये जो सारी HEU यानी कि ऑलमोस्ट 400 किलो का यूरेनियम जो उन्होंने एनरिच किया है उसको हैंड ओवर करना है, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से कैप करना है। संभवतः ईरान अब इस बातों पे वो अग्री करेगा कि वो न्यूक्लियर इसको टेबल पे रख देगा, लेकिन जो उनकी तरफ से जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, एक जो उन्होंने मांगी है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, वो है कि उनकी जो पूरी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से कैप करे। वो खासकर 2000 किलोमीटर वाली जो रेंज है उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। वो ईरान कभी नहीं मानेगा। और जनरल शिवाज हमारे साथ जुड़े हुए। जनरल शिवाज, साधारण भाषा में कहेंगे ईरान का सरेंडर यहां से शुरू होता है, डिप्लोमेटिक भाषा में कहेंगे कि आइए बातचीत का प्रस्ताव दुनिया हमेशा लेती है। दुनिया तो ये देखेगी, ट्रंप की यही तो मौका है, वो कह देंगे देखिए ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन ये सवाल दरअसल बना हुआ कि बातचीत करेगा कौन, शुरुआत कौन करेगा। नया जो चेहरा है वो सामने आ चुका है, खामनेई की जगह बात करेगा कौन? क्या पेजिशकिन बात करेंगे? देखो, मुझे लगता है आशुतोष, बात करने के लिए तो उनके पास सिस्टम है, वो कर लेंगे। और मगर ये जो सिचुएशन क्यों आई है, कहीं ना कहीं रिलाइज ईरान को भी हुआ है कि वो ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर इस रजीम को सरवाइव करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उनकी जो रेड लाइन्स हैं अमेरिका की, तीनों रेड लाइन की को नहीं मानेंगे, क्योंकि ईरान जो अमेरिका की रेड लाइन है कि आप न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनको बंद करें, उसके बाद आप अपने जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज भी कम करें और उनकी क्वांटिटी भी कम करें, और ये जो प्रॉक्सीज को मदद देना बंद करें। मुझे लगता है कि ईरान अब एग्री कर देगा न्यूक्लियर जो फैसिलिटी को कैप करना, और वो जो 400 केजी इनरिच यूरेनियम है 60% से ज्यादा वो दे देगा। वो ये मुझे लगता है, क्योंकि वो स्टार्ट फिर कर सकता है, आज से 5-10 साल के बाद फिर स्टार्ट करेगा। तो मिसाइलों पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि
उसके पास एयर पावर नहीं है, उसका एयर डिफेंस नहीं है। वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो एयर डिफेंस ना होने के बावजूद भी मिसाइलों के ऊपर ही लड़ रहा है, ड्रोन्स के ऊपर लड़ रहा है वो। लेकिन अगर उसे लड़ाई रोकनी है, बातचीत की टेबल पर बैठना है संदीप, तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? अब तो साइप्रस तक आप हमला पहुंचा रहे हैं, अमेजॉन के वेयरहाउस पर, डेटा सेंटर पर हमला हो रहा है। बातचीत की तो पहली प्रक्रिया यही होती है ना, पहले थमिए, रुक जाइए, बातचीत के लिए फोन कीजिए और आगे रास्ता निकालिए। नहीं आशुतोष, ये ईरान जो है इट वांट्स टू स्पीक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो ये नहीं चाहती है कि मतलब वो कोलैप्स हो जाए और फिर सरेंडर के तौर पे वो बातचीत शुरू करना चाहेंगे। वो ये चाहते हैं कि बराबरी का एक बराबरी की इस पे वो बात करें। और उन्होंने ये साबित किया है पिछले 28 घंटों में कि कैसे एक साथ उन्होंने 12 देशों पे अटैक किए। उनके पास अभी भी वो क्षमता है और भी अटैक्स कर सकते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज पे वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो है इशारे कर रहे थे अभी तक, तो इसीलिए हो सकता है ये जो उन्होंने अरागची जी की जो स्टेटमेंट है वो एक ऑफ रैंप है कि अब आइए चलिए बातचीत करें। पिछले 2 दिनों से हमने काफी सारा ये किया है, अब हो सकता है हम एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो वो एक बराबरी के लेवल पे आके बात करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। और अगर वो ऑफर देते हैं तो उसमें फैसला ट्रंप को लेना होगा कि ट्रंप क्या बातचीत चाहते हैं। हालांकि जब उनका संबोधन सुबह हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कई लोग ईरान में बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के लिए उन्होंने शर्तें रखी हैं। उन शर्तों को लेकर के पहले दौर की बातचीत जेनेवा में हुई जिसमें ईरान कई शर्तों पर तैयार नहीं था। तो क्या सशर्त या बिना शर्त वो तैयार होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा अगर ये कह रहे हैं अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, तो इसके पीछे संदेश बड़ा साफ है। उन्होंने अपनी फायर पावर दिखाई है, ईरान ने अपनी क्षमता दिखाई है, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे भले ही मर जाए। और आईआरजीसी ने बिना लीडरशिप के जिस तरह हमलों को अंजाम दिया है, कोई ना कोई ये जरूर है जो रणनीति बना रहा है, यानी लाइन ऑफ लीडरशिप की तैयारी पहले कर ली गई थी। इन संभावनाओं को देखते हुए कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ऊपर की चेन ऑफ कमांड अगर टूटती है तो नीचे कोई कमांड लेगा। संदीप, चेन ऑफ कमांड हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खास सेना में। अगर ऊपर की पूरी लीडरशिप, अगर हम वो तस्वीरें दिखा पाया है जिसमें आईडीएफ ने जारी किया कि कैसे टेरर, लिंक ऑफ टेरर उन्होंने कहा, हमास से लेकर के हूती और उसके बाद जो आईआरजीसी, सबका जिक्र किया था। लेकिन अगर ये चेन ऑफ कमांड टूटी है, उनके इंटेलिजेंस चीफ मारे गए हैं, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारे गए, हर कोई मारा गया, फैसले कौन ले रहा है? आशुतोष, ये जो इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो एक डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी माना जाता है कि सारे जो लीडर्स को एक साथ उन्होंने मार दिया है। और ये जो स्ट्रैटेजी है उनकी, जो वो बेसिकली एक काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने यूज किया, हमास के खिलाफ यूज किया, कि सारे लीडर्स को मार दिया। लेकिन ये पहली बार है कि एक देश जो है दूसरे देश के और ऊपर डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। और पिछले कई महीनों से ईरान ने ठीक इसी कंटिजेंसी के लिए पूरी प्लानिंग की है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि अगर आयतुल्ला खामेनी की जो डायरेक्टिव्स थे, एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी उन्होंने बना दी कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके 3 या 4 लेवल उन्होंने प्लानिंग कर दी है। यानी कि जनरल को अगर मार दिया गया तो ब्रिगेडियर टेक ओवर करेंगे, ब्रिगेडियर को अगर मार दिया तो कर्नल टेक ओवर करेंगे, कर्नल को अगर मार दिया तो मेजर टेक ओवर। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी कंटिजेंसी प्लानिंग कर दी है। और इसी जिस तरह के हम और इस कंटिजेंसी प्लानिंग की जानकारी तो इजराइल और अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी। लेकिन ये देखिए, बगदाद में इराकी शिया मिलिशिया का हमला हुआ है। कल ही बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, तो अब अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। बगदाद में इराकी शिया जो मिलिशिया है उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। यानी बगदाद में रहकर, इराक में रहकर बगदाद में हमला किया है। ऐसे में अब अमेरिका आगे क्या करेगा? जहां तक हवाई कार्रवाई थी उसके पास वो संभावनाएं थी, लेकिन अगर इराक के भीतर ही उसे हमला झेलना पड़ा तो ऐसे में चुनौती अमेरिका के लिए बढ़ेगी। संदीप, अगर ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका को करनी पड़े, वो कैसे करेगा? अगर शिया मिलिशिया वहां एक्टिवेट हो गई है, आप कैसे पहचानेंगे कि बगदाद में जो सबसे सेफ जोन माना जाता है वहां दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? आशुतोष, ईरान ने जो किया है वो अपनी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहा है, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया उनको। यानी कि हमास का जो भी अगर बचा हुआ है, हिजबुल्लाह, हूतीज, और ये जो इराक में जो शिया मिलिशियाज हैं, बहुत सारे ऐसे शिया मिलिशियाज कई सालों से, 20 सालों से ईरान ने उनको ट्रेन किया है, इक्विप किया है, डायरेक्शन दिया है। और ये कई सालों से उन्होंने अटैक्स शुरू कर दिए हैं
यूएस टारगेट्स पे हमने पिछले साल भी देखा था कि कैसे उन्होंने रॉकेट अटैक्स लॉन्च किए। इराक जो है एक शिया मेजॉरिटी देश है, काफी उनकी जो डायरेक्शंस हैं ईरान से आते हैं, खास करके ये शिया ग्रुप्स के। तो ये एक रियर स्ट्रैटेजी के तौर पे वो यूज कर रहे हैं। एक फिफ्थ कॉलमिस्ट को उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। जिस तरह से इसराइल और यूएस ने अपने ऑपरेटर्स इन्फिल्ट्रेट कर दिए ईरान में अटैक्स करने के लिए, उसी तरह से ईरान ने ऑलरेडी अपनी जो ये प्रॉक्सीज जिसको कहते हैं, शिया मिलिशियाज, शिया इंसर्जेंट्स, उनको एक्टिवेट कर दिया है कि नहीं, अगर ये स्थिति है तब तो मामला और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि फिर तो इराक सीरिया के रास्ते जो है हिजबुल्लाह को सामान की सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, जो माना जाता था कि उन पहाड़ी इलाकों में छुपा के रखी गई है। इधर शिया मिलिशिया एक्टिवेट हो रहा है, लाल सागर में हुती का खतरा है। ये तो लग रहा फिर से मल्टी एक्सेस वॉर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, और ये ईरान जो है अभी एक बहुत ही एक डेस्परेट सिचुएशन में है। उनकी तरफ जो जिस तरह के अटैक्स हो रहे कभी हुए नहीं। नियरली 47 इयर्स जो ईरान के रेवोल्यूशन के बाद ये सबसे एक नाजुक मोड से गुजर रही है ईरान, और इसीलिए उन्होंने सारे जो उनके कार्ड्स है, ऑलमोस्ट ऑल कार्ड्स उन्होंने प्ले कर दिए। खास करके ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को उन्होंने एक्टिवेट किया, और उसी वजह से इजराइल जो है अभी हिजबुल्लाह की तरफ अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई ऐसे ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड अटैक्स होंगे तो वो हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने इजराइल ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है हिजबुल्लाह के खिलाफ। और ऐसे में आज सुबह तड़के जो है आईडीएफ ने लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया है। अल मिगदाद और अल मबरात, ऐसे कई सारे, और इसी के साथ साथ 50 गांवों को चेतावनी भी दी है